360 में। अमरीकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी का सख्त पहरा, जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी से लोगों को दूर रहने की अपील। इलेक्ट्रॉनिक अशिया को जानबूझकर ऐसा क्यों बनाया जाता है कि वो ज्यादा अरसा न चलें, और फिर ये कचरा कैसे ठिकाने लगाया जाता है, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। और हमारा नया सिलसिला लाइफ 360, जिसमें बात होगी सेहतमंद जिंदगी की। एक सदर का मुआवजा, दूसरे की आमद से पहले सिक्योरिटी के शदीद खदशात, अमरीका के दारुल हुकूमत में हालात गैर मामूली। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। शुरू करेंगे हम अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी से, जहाँ नौमुंतखब सदर जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी के मौके पर जगह जगह नेशनल गार्ड के हज़ारों एहलकारों का पहरा है। 6 जनवरी को कैपिटल की इमारत पर मुजाहिरीन के हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक शहर में मजीद पुरतशद्दुद सरगर्मियों का खतरा है। 20 जनवरी को तकरीब हल्फबर्दारी के मौके पर कोई सानहा ना पेश आए, इसके लिए सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के। शहरियों से कहा जा रहा है कि वो अहम मकामात से दूर रहें। आज सबसे पहले असदुल्ला खालिद हमें बता रहे हैं कि दारुल हुकूमत में नए सदर की आमद पे नजर आने वाली रिवायती गहमा गहमी नहीं, बल्कि फिजा खासी संजीदा है। वैसे तो हर अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबर्दारी के लिए दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। ताहम 20 जनवरी को जो बाइडन की हल्फबर्दारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात हर लिहाज से गैर मामूली हैं। शहर में मुख्तलिफ रियासतों से तलब करके 20,000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी पर 8,000 नेशनल गार्ड्स थे। इस मरतबा कैपिटल और व्हाइट हाउस की तरफ जाने वाली कई सड़कें सिर्फ ट्रैफिक के लिए ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी बंद की जा रही हैं। 6 जनवरी को कांग्रेस की इमारत पर हमले के बाद शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात पहले ही सख्त कर दिए गए थे, लेकिन सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हमलों का खतरा है। लोगों को शहर से दूर रखने के लिए कई मकबूल सियाहती मुकामात भी बंद किए जा रहे हैं। अमेरिका में सदूर के हलफ उठाने की तकरीब कांग्रेस या यूएस कैपिटल की इमारत के सामने खुली जगह पर होती है, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद भी शरीक होती है। कोरोना वबा के बायस इसमें पहले से ही कई तब्दीलियां की गई हैं। जैसे हल्फबर्दारी की कमेटी ने इस मरतबा तकरीब के लिए अवाम में पासेस तकसीम नहीं किए, बल्कि लोगों को इसे ऑनलाइन देखने की दावत दी है। सिक्योरिटी खदशात के पस मंजर में वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा कि वो बाहर हलफ उठाने से नहीं डरते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई अहम है कि इन लोगों को पकड़ने पर हकीकी और संजीदा तवज्जो मरकूज रखी जाए जो बगावत में मुलव्विस थे, जिन्होंने लोगों की जानों को खतरे में डाला, अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इन्हें इस सब पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। मगर वाशिंगटन में रहने और काम करने वालों को अफसोस है कि नए सदर की आमद पर रिवायती गहमा गहमी नहीं होगी। शहर बहुत तनाव का शिकार है और ये खौफनाक है, और ये बहुत मसरूफ भी है। मैंने आज तक इतनी बड़ी तादाद में एक ही जगह पर फौज को इकट्ठा नहीं देखा, और वो भी असलहे के साथ। ये हकीकत की इसकी ज़रूरत भी है। ये तनाव और खौफ में इजाफा कर रही है। मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ, लेकिन ऐसी सूरत हाल मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं 5 या 6 हलफ बर्दारी की तकरीबात देख चुका हूँ, लेकिन इतनी बुरी सूरत हाल कभी नहीं थी। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो इतनी फौज किसी के लिए अभी पुरसकून नज़ारा नहीं है। मुझे अदराक है कि जो कैपिटल पर हुआ वो बदकिस्मती थी, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा फौज है। वाशिंगटन डीसी की मेयर बाउजर का कहना है कि जो बाइडन की तकरीब हल्फबर्दारी पर शहर को कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस से लेकर सिक्योरिटी के संजीदा खतरात तक संगीन चैलेंजेस का सामना है। पुरअमन तरीके से मुजाहिरे के लिए आने वाले उन लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं जिन्हें हमने उस दिन यूएस कैपिटल पर हमला करते हुए देखा, और ये सामने आ जाएगा कि वो लोग मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता अफराद थे जो इमारत में दाखिल हुए। जहां सदारती हल्फबर्दारी की तकरीब को महफूज बनाने के इक़दामात हो रहे हैं, वहीं कांग्रेस की इमारत पर हमले के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने पर भी काम हो रहा है। FBI के मुताबिक वो इस केस को उसी बारीक बीनी से देख रहे हैं जैसे बैरून मुल्क से जन्म लेने वाले सिक्योरिटी खतरात को देखा जाता है। ताहम ये आसान नहीं है। आप यहाँ पैदा होने और परवरिश पाने वाले अमरीकियों के साथ डील कर रहे हैं, जिन्हें आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और वो जानते हैं कि मुजरिमाना सरगर्मियों की लाइन कहाँ से शुरू होती है और उन्हें कहाँ रुकना है। हफ्तों तक हुक्काम ने 6 जनवरी को अमरीकी दारुल हुकूमत पर हमले की तैयारी करने वाले और उस पर उकसाने वाले दाएं बाजू के इंतहा पसंदों और सफ़ेद फार्म नस्ल परस्तों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी की। अब वो उन लोगों पर तवज्जो दे रहे हैं जो इफ्तिताह के दौरान या इससे पहले मजीद तशद्दुद की मनसूबाबंदी कर रहे हैं।
असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी के मौके पे बहरहाल सेलिब्रिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेडी गागा कौमी तराना गाएंगी, जेनिफर लोपेज, जस्टिन टिम्बरलेक और जॉन बॉन जोवी जैसे बड़े बड़े नाम परफॉर्म करेंगे, जबकि टॉम हैंक्स एक टीवी स्पेशल की मेज़बानी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के वो वाहिद सदर बन चुके हैं जिनका 2 बार मुबाखजा हुआ, मगर वो भी इस वक्त अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात के लिए हम चलते हैं नुकबत मलिक की जानब, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। नुकबत, वाशिंगटन में मुबाखजे की कार्रवाई जब होने वाली थी तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको के साथ सरहद पे दीवार का दौरा किया और अब वो फौज से मुतल्लिक अपने फैसलों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। क्या तफसील है? जी बिल्कुल, कल गैर मुतवक्किल तौर पे सदर ट्रंप का एक बहुत ही मुख्तसर सा बयान सामने आया जो वाइट हाउस की वेबसाइट पे जारी हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा कि इराक, अफ़गानिस्तान और सीरिया यानी शाम तीनों में इस वक्त अमरीकी फ़ौज की तादाद तारीख़ की कम तरीन सतह पर है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनके लिए एजाज़ की बात है कि उन्होंने फ़ौज की तश्कील 9 की और अमरीकी फ़ौजी सामान पे $2.5 ट्रिलियन की सरमायाकारी की गई है उनकी दौरे सदारत में, जिसमें उनका कहना था कि ये तमाम सामान जो है वो अमेरिका में ही तैयार हुआ। यहाँ ये बताती चलूँ कि सदर ट्रंप के इंतखाबी मुहिम का ये वादा था कि वो अमेरिका की फ़ौज को अफ़गानिस्तान से वापस ज़रूर बुलाएंगे और ना ख़त्म होने वाली जंगों को ख़त्म करेंगे, और कल के पैगाम में भी उन्होंने यही कुछ कहा। ये दिलचस्प बात है कि ये पैगाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकी मीडिया पे ये तबसरा जारी था कि अफ़गानिस्तान, इराक और शाम में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद इस वक्त इतनी नहीं है जितनी वाशिंगटन DC में है। सारा, एक और सवाल है जिसके ऊपर बहुत इस वक्त तवज्जो दी जा रही है, वो प्रेसिडेंशियल पार्डन्स का सवाल है, सदारती माफ़ी का। अब अमरीकी आइन सदर को ये हक तो देता है कि वो दूसरों को माफ़ करें, लेकिन मिस्टर ट्रंप से पहले किसी भी सदर ने ये हक अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या सदर किसी मुमकिन सज़ा से पहले खुद को माफ़ी दे सकते हैं? आइन क्या कहता है? जी, ये मामला जो है वो सदर ट्रंप पहले भी उठा चुके हैं। रूसी मदाखलत, उनकी इंतखाबी मुहिम जो थी 2016 की, उसमें जब रूसी मदाखलत की बात आई थी और तहकीकात शुरू हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अमरीकी सदर ने अपने आप को जो है सदारती माफ़ी का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए माफ़ किया हो। आइन की जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अमरीकी आइन जो है इस बात की वजाहत नहीं करता कि इस सदारती इख्तियार का क्या मतलब है, लेकिन आइन की जो दूसरी शिक है उसके तहत ज़रूर सदर जो है वो अपने आप को अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी भी जुर्म की सूरत में आर्जी इस्तिस्ना दे सकते हैं या मुकम्मल माफ़ी भी दे सकते हैं। लेकिन कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर सदर ऐसा करेंगे तो उनको कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। और ये बताते चलूँ कि सदर ट्रंप के जो एडवाइज़र्स हैं वो कहते हैं कि अगर सदर ऐसा करेंगे तो ये अपनी गलती तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा, और इस वजह से महकमा इंसाफ जो है अमेरिका का वो इस मामले को पूरे के मुकम्मल तौर पे पलट भी सकता है। इसलिए उनको अगर और दूसरे ये कि जो अगर वो इस तरह का इकदाम करेंगे तो जो बाइडन कल को जब सदर बनेंगे अमेरिका के तो वो इस सदारती माफ़ी को चैलेंज भी कर सकते हैं, और इस सूरत में सदर डोनाल्ड ट्रंप पे दोबारा इल्ज़ामात आयद हो सकते हैं। सारा, थैंक यू वेरी मच नुकबत मलिक फॉर दीज डिटेल्स, बहुत शुक्रिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा जो बाइडन की हल्फ बर्दारी के बाद सेनेट में चलेगा। बाइडन फिक्रमंद हैं कि उनकी इंतजामिया के ओहदेदारों की तैनाती जो कि सेनेट ने करनी है कहीं ताखीर का शिकार ना हो जाए। कोरोना की वबा के बायस अमेरिका पहले ही अपनी तारीख के बदतरीन हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, और सदर ट्रंप के आखिरी दिनों में अमरीकी सियासत में जो तूफान आया है उससे जो बाइडन के लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्जियाकार डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल से, जो इस वक्त बज़रिया फ़ोन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस किस्म के इस वक्त हालात का अमरीका को सामना है, सदर ट्रंप का मुआवजा एक ऐसे वक्त में उसके मुकदमा चलता है सेनेट में जब बाइडन इंतज़ामिया को ज़रूरत है कि आला जो ओहदेदार हैं उनकी तैनाती मुकम्मल हो सके, तो उनके काम से फोकस कितना हट सकता है, कितना डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है ये बाइडन इंतज़ामिया के लिए? देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है उसकी वजह से चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस बड़े सीरियस हैं। वो इसलिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, खासतौर पे जो सियासी तनाज़ात हैं, वो सिर्फ महज सियासी नहीं है बल्कि वो बड़ी हद तक अब रेशल बनते चले जा रहे हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस किस्म का है कि उसको सॉल्व करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, नंबर एक, और नंबर दो, उसको सॉल्व करने की वजह के लिए कॉम्प्रोमाइज़ पैदा करने पड़ेंगे। अब इस वक्त चूँकि हम बहुत सख्त मुश्किल में हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस दोबारा तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्लोबल इकॉनमी जो है बिल्कुल ख़राब
हो चुकी है, इंटरनल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही हैं, तो उनको देखते हुए ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसले किए जाएं। उनको देखते हुए मैं ये देख रहा हूँ कि जो बाइडन साहब ने जो नया कल जो एक नई पॉलिसी अनाउंस की है जिसके तहत कोई $2 ट्रिलियन इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि ये जो मुश्किल है कोरोना वायरस की इसको हल किया जा सके, स्कूलों को खोला जा सके और इकोनॉमी को दोबारा तैयार किया जाए। लेकिन उसके लिए मुश्किल है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी अगर पॉलिटिकल और दूसरी सपोर्ट। बहुत सी मुश्किलात जिन्हें अभी जो बाइडन की एक तरह से मुंतज़िर हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त सदर ट्रंप के बेशतर जो हामी हैं वो तो यही मानते हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई और बाइडन उसी के नतीजे में इक़्तिदार संभाल रहे हैं। ये जो सोच है करोड़ों लोगों की, ये सोच जो बाइडन के लिए कितनी बड़ी रुकावट बन सकती है? बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जहां तक कांग्रेस में सपोर्ट का मामला है, सपोर्ट मार्जिनल है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो पब्लिक सपोर्ट होती है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पब्लिक अपोजिशन पैदा हो जाए और ख़ास तौर पर डिसरप्टिव किस्म की पैदा हो जाए तो फिर गवर्नमेंट को कम्प्रोमाइज़ पैदा करने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट कम्प्रोमाइज़ करती है तो फिर कमज़ोर हो जाती है। अगर कमज़ोर हो जाती है तो जो अपोजिशन है वो ज़्यादा और मजबूत होकर और मुश्किलात पैदा करती है। इसलिए चैलेंज ये आ जाता है कि किस हद तक अपनी पोजीशन को फर्म रखा जाए और इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जाए, उसके इम्प्लीमेंटेशन कर जी ठीक। और ज़ुबैर साहब, आखिर में मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहूँगी कि क्या जो मवाख़ज़ा हुआ है उससे अमेरिका के जमहूरी निज़ाम में और इलेक्शन के निज़ाम में इत्मीनान बहाल होगा अवाम का, और जो बाहर भी पाकिस्तान अमेरिका से बाहर बैठ के भी देख रहे हैं सारे को? बहुत मुश्किल है और उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि देखिए, ये जो प्रॉब्लम हुई है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए आपको नए रूल्स बनाने होंगे, आपको एक नई रियलिटी पैदा करनी होगी जो कि दोबारा रीअफर्म कर सके कि मुल्क डेमोक्रेटिक है और हर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अगर उसको करने के लिए वक्त बहुत लगेगा और उसको, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से अंदर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो आसान नहीं होगा, उसमें मुश्किलात और बढ़ती चली जाएंगी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ थे, तहकीकाती इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक तज्ज़ियाकार। बहुत सी खबरें हैं अमेरिका से मुतल्लिक और अमेरिका के जो हालात हैं दुनिया भर में ही देखे जा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म्स आपको आगाह रखेंगे। आइए उर्दू VOA.com के पेज पे, उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए मौजूद रहते हैं और आपके लिए इंफॉर्मेशन को मुस्तकिल अपडेट करते रहते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। आज से हम आपके लिए व्यू 360 में शुरू कर रहे हैं एक नया मुस्तकिल सिलसिला लाइफ 360, जिसमें हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के बारे में आपके लिए मालूमात लेके आएंगे। आज बात होगी उस मसले की जिसका हम सभी सामना कर रहे हैं, कोरोना वायरस। इसकी वैक्सीन तो आ गई, मजीद पे भी काम हो रहा है, मगर कोई दवा अब तक क्यों सामने नहीं आई? और क्या वजह है कि कोई तो इस वायरस से शदीद मुतासर होता है और किसी को पता भी नहीं चलता? तो माहिरीन क्या कहते हैं, बता रही हैं आज सबा शाह खान। 30 नवंबर को कोरोना के असरात महसूस होना शुरू हुए। उसके बाद मुझे बुखार हो गया और बुखार मुझे 4 दिन तक रहा। ऐसे ही मेरा कोरोना का टेस्ट आया जो कि मैंने होम सैम्पलिंग करवा ली थी, क्योंकि मेरे जो कंडीशन थी वो ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर निकल सकता या किसी भी सरकारी फैसिलिटी या अस्पताल जाकर अपना टेस्ट करवा सकता। जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मुझे एंग्जाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे। दूसरा, मुझे सांस की ये तकलीफ़ होती थी कि ज़रा सा भी मैं चलता था या अगर मैं बाथरूम के इस्तेमाल के लिए भी उठ के जा रहा हूँ बेड से, तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता था। फैज़ पराचा उन 4,42,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों में से एक हैं जो पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और जॉन्स हॉपकिंस के आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना के मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा कुल केसेस की तादाद तकरीबन 5,19,000 से ज़ायद है और इससे तकरीबन 10,818 अमवात हो चुकी हैं। इसकी कोई मेडिकेशन तो है नहीं, लेकिन यह है कि स्टीम से या भाप लेने से मुझे बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा हुआ।
تاہم جہاں اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے انتہائی تیز رفتاری سے کئی ویکسینز کی تیاری منظور کی گئی، اس سے متاثرہ افراد کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی ایسی مؤثر دوا سامنے نہیں آئی جس پر میڈیکل کمیونٹی کا اتفاق رائے ہو۔ یہ اینٹی بایوٹکس تو بہت ساری ہیں، وائرسز کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت لمیٹڈ انفیکشن ہے، بہت لمیٹڈ ٹریٹمنٹ ہے، لیکن کافی وائرسز ہیں جن کا ٹریٹمنٹ موجود ہے، جیسے آپ HIV لگا لیں، HIV از آلسو RNA وائرس ہے، جس طرح کووڈ ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ ہے، فلو ہے، انفلوئنزا، اس کا بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ تو دیر آر لاٹ آف میڈیکیشنز ان دا پائپ لائن، لاٹ آف فارماسیوٹیکل کمپنی جن پہ کام کر رہی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ جہاں کووڈ-19 سے کچھ مریض تو آسانی سے صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہی کچھ کے لیے مرض انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے؟ بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈر لائن میڈیکل پرابلمس کسی کو ہیں۔ کوئی ہیلدی انڈیویجول ہے، اس کو کوئی انڈر لائن میڈیکل پرابلم نہیں ہے، تو چانسز یہ ہیں کہ اگر اس کو کووڈ-19 انفیکشن ہوگی تو اس کو سمٹمز یا تو نہیں ہوں گی یا مائلڈ ہوں گی، وہ ریکور ہو جائے گا۔ ورسز کوئی ایسا ہے جس کو انڈر لائن ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اوور ویٹ ہے، یا کوئی اور میڈیکل پرابلم ہے، چانسز ان کے زیادہ ہیں کہ ان کو انفیکشن سیویئر ہوگا اور اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں ٹیسٹنگ اب بھی بہت سے ممالک کے مقابلے میں نسبتاً کم ہے، تاہم پاکستان میں کووڈ-19 کے مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت بہتر ہے، لیکن پاکستان میں کووڈ-19 کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ماہرین دوسری لہر کو زیادہ مہلک قرار دے رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ دنیا بھر میں ہر سال کروڑوں ٹن الیکٹرانک کچرا پیدا ہوتا ہے، پرانے ٹی وی، فونز، کمپیوٹرز اور نہ جانے کیا کیا۔ ظاہر ہے چیز پرانی ہو جائے، کام نہ کرے، بیکار ہو تو پھینکنی تو پڑتی ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سی کمپنیز اپنی چیزیں ڈیزائن ایسے کرتی ہیں کہ آپ کو کچھ سالوں بعد انہیں پھینک کر نیا ماڈل لینا ہی پڑے۔ اسے پلانڈ آبسولیسنس کہتے ہیں۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چیزوں کو ناکارہ بنا دینا کوئی نیا کانسیپٹ نہیں۔ 1930 کی دہائی کے معاشی بحران کے دوران پراپرٹی ڈیولپر برنارڈ لنڈن نے امریکہ میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے یہ آئیڈیا پیش کیا تھا۔ اس کے تحت گھریلو استعمال کی اشیاء، کمپیوٹرز اور الیکٹرانکس بنانے والی کمپنیاں اپنی مصنوعات کو جان بوجھ کر ایسا بناتی ہیں کہ وہ لمبا عرصہ نہ چلیں یا ان کی مرمت نہ کرائی جا سکے تاکہ صارفین کو نئی اشیاء خریدنی ہی پڑے۔ اسی طرح سافٹ ویئرز کو بھی ناکارہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر بیکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نئے سافٹ ویئر کے ساتھ کام نہیں کر پاتا۔ اور ہم صارفین جو نئے اسمارٹ فونز خریدنے بھاگتے ہیں، ہم خوبصورتی کی خاطر پرانی چیز کو نئی سے بدل لیتے ہیں، مگر اس کے منفی اثرات بھی ہیں۔ 2007 سے اب تک دنیا میں 7 ارب اسمارٹ فونز فروخت ہو چکے ہیں۔ انہیں بنانے میں قیمتی قدرتی وسائل استعمال ہوتے ہیں اور زہریلے مادوں کے اخراج سے ماحول کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اور پھر کروڑوں ٹن الیکٹرانک ویسٹ کا کیا کیا جائے؟ یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ جان بوجھ کر چیزوں کو ناکارہ بنانے سے معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر فرانس وہ پہلا ملک ہے جس نے اس حکمت عملی پر 2015 میں ہی پابندی لگا دی۔ پلانڈ آبسولیسنس کے نتیجے میں جو کروڑوں ٹن الیکٹرانک کچرا پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہ بتا رہے ہیں آفتاب بورڈ اپنے اس ویلاگ میں۔ اس دنیا میں اتنے لوگ نہیں جتنی کہ بجلی سے چلنے والی یہ ڈیوائسز ہے، جس میں آپ کا موبائل فون، ٹی وی اور یہ لیپ ٹاپ بھی شامل ہے، اور ہر سال ان ڈیوائسز کے نئے نئے ماڈلز آتے رہتے ہیں، اور جس تیزی سے یہ ماڈلز آتے ہیں اس تیزی سے یہ پرانے ماڈلز بیکار ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس سینکڑوں ڈالر والے لیپ ٹاپ کو ہی دیکھ لیجئے، چند سالوں پہلے جب یہ آیا تھا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ کمپیوٹر اپنی لائف گزار چکا ہے اور اب اسے ٹھکانے لگانے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ ہر سال اتنی ساری الیکٹرانک ڈیوائسز جب پرانی ہو جاتی ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں تو انہیں ٹھکانے کس طرح لگایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال ان پرانی ڈیوائسز سے تقریباً 5 کروڑ ٹن الیکٹرانک ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ اگر اسے ترازو میں ایک طرف رکھا جائے تو دوسری طرف اسے بیلنس کرنے کے لیے دنیا میں جتنے بھی کمرشل ہوائی جہاز ہیں انہیں رکھنا پڑے گا، اور اس ویسٹ کا ایک بہت بڑا حصہ امریکہ میں پروڈیوس ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف 2014 میں امریکہ میں تقریباً 1.25 کروڑ ٹن الیکٹرانک ویسٹ پروڈیوس کیا گیا
गया था। और ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ये जितना भी कचरा पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 20% वेस्ट जो है उसे प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। मतलब ये कि उसको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है, और जो बाकी का 80% वेस्ट है उसे माहौल में उन तरीकों से डिस्पोज ऑफ किया जाता है जिससे बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं माहौल पर। बुनियादी तौर पर इस 80% वेस्ट को 2 तरीकों से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। या तो ये तमाम कचरा मुख्तलिफ लैंडफिल साइट्स में जाता है। ये वो जगहें हैं जहां पर जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे करके इस वेस्ट को बाकी गार्बेज के साथ दफन किया जाता है। इसका नुकसान ये है कि ओवर द टाइम इन डिवाइसेस के अंदर जो मुख्तलिफ टॉक्सिन्स होते हैं वो जमीन में रिलीज होते हैं, और इन टॉक्सिन्स की वजह से वहां का एनवायरनमेंट और जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो खराब हो सकता है। और दूसरा एक तरीका जिससे इस 80% वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है वो ये कि इन तमाम डिवाइसेस को बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर अफ्रीका और एशिया के गरीब ममालिक में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जहां बहुत सारे मजदूर इंतहाई हैजर्डस कंडीशंस में इस कचरे को डिस्पोज ऑफ करते हैं, या तो जलाकर या फिर ऐसे तरीके इस्तेमाल कर जिनसे इनकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि इस सारे मामले को रोकने के लिए लोग या हुकूमतें क्या कर सकती हैं। बुनियादी तौर पर इसके 2 हल बताए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर कंज्यूमर, आम लोग जो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और बजाय इसके कि बहुत जल्दी में इन डिवाइसेस को रिप्लेस करें और पुरानी डिवाइसेस को फेंक दें, अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करेंगे तो ये माहौल में कम रफ्तार से पहुंचेंगी। और इसका एक दूसरा सोल्यूशन ये बताया जाता है कि अगर दुनिया भर की हुकूमतें कोई ऐसे कवानीन लाएं जिससे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज को ये पाबंद किया जाए कि जब भी वो नई डिवाइसेस बनाती हैं तो पुरानी डिवाइसेस को कंज्यूमर से वापस लें सेफ तरीके से, और उनको किसी तरह से रीयूज करें या माहौल में सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। और अगर ऐसा ना हो पाया तो इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को इसी तरह से इस दुनिया के माहौल में फेंका जाएगा और इसके नुकसान ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये था आफ्ताबपुर का। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने में मैं अपना हिस्सा ऐसे डाल रही हूँ कि मैं आज भी iPhone 6 इस्तेमाल कर रही हूँ, एंड दैट्स अ फैक्ट। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज। जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। लाहौर में कायम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ड्रामों और फ़न की दीगर असनाफ की नुमाइशों के लिए तो मकबूल है ही, मगर स्टेज की रंगीनियों के पीछे माजी की यादों का एक ख़जाना भी वहाँ मौजूद है। हम आपको अलहमरा की आर्काइव्स में जल्द ही लेके जाएंगे। फिलहाल देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। जो न मिल सके वही बेवफा। पुरानी शायरी को, पुरानी गानों को हम एक नए तरीके से, नए म्यूज़िक के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं। जो चला गया मुझे छोड़ के। अलहमरा आर्ट काउंसिल में कायम रेफरेंस, रिसर्च और आर्काइव सेंटर सकाफत, फ़न और फ़नकारों के बारे में मालूमात का एक ख़जाना है। ऐसे रेयर स्क्रिप्ट्स हैं कि वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मुकम्मल रिपोर्ट आप देख सकेंगे जल्द व्यू 360 में। यहाँ पे आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, और मुस्तकिल बाखबर रहने के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते रहिए। हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।